जय हिंद दोस्तों। देखिए, इससे पहले के क्लास में यानी कि इस चैनल पर इससे पहले की जो आपके पॉलिटी की क्लासेस हो चुकी हैं, उन क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करके हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पढ़ लिया था उसमें। ठीक है, वायसराय के बारे में हमने पढ़ा, कौन सा कानून कब वो लोग लेकर के आए हमने पढ़ा। ठीक है, 1935 का अधिनियम भी हमने उसी में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था संविधान सभा। उसके बाद जो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है पॉलिटी से, वो है जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब भारतीय संविधान की कुंजी भी इसे बोला जाता है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान की कुंजी इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम संविधान खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें को यही पढ़ना होता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम ताला खोलने के लिए किसी ताली का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह संविधान को पढ़ने से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे कि हमारे संविधान में है क्या। ठीक है, क्या क्या हमारे संविधान में सारी बातें इसमें लिख दी गई हैं। उसी के तहत अब जिस समय संविधान सभा बैठी थी और हमने पढ़ा था संविधान सभा को, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक जब हुई थी तो उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि हमारे जो भी उद्देश्य रहेंगे संविधान को बनाने के, जो हमारे विचार रहेंगे, उनको हम इसमें लिख रहे हैं। हम कब तक इसको बना देंगे ये भी हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसी उद्देश्य प्रस्ताव को ले जाकर के बना दिया गया भारतीय संविधान की उद्देशिका या भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको उद्देशिका भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। उसमें इसमें थोड़ा सा और संशोधन किया गया, किसमें? प्रस्तावना में। इसमें संशोधन करके 3 शब्द और जोड़ दिए गए, वो अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, 3 शब्द और जोड़ दिए गए। अब हमने लिखा है ऊपर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित जो प्रस्तावना है हमने यहाँ पर लिख दी है। पहले इसको पढ़ लेंगे, इसको याद भी हमें करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस सभी का तोड़ यह है, इसको याद कर लेना है। अगर ये याद हो जाएगी ना, हमें ये प्रस्तावना अगर हमें याद हो जाएगी तो कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो याद करने में कोई परेशानी नहीं है, एक तरह से पोयम है। जैसे कि हम बचपन में पोयम याद करते थे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह से हम पोयम्स याद करते थे, तो इसको भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, काफी पेपर फाड़े होंगे आपने बचपन में, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, याद कर लेना। देखिए, अब पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 2006 विक्रमी को, ठीक है, सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कि इसका उद्देश्य क्या था, इस उद्देशिका को लिखने का यहाँ पर उद्देश्य क्या था, या संविधान को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया। ठीक है, देखिए, हम आपको बार बार बताते रहे कि इस जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान को इतना ज्यादा कठोर भी नहीं बनाया है कि जीना आपका मुश्किल हो जाए, इतना ज्यादा लोचपूर्ण भी नहीं बनाया कि कोई भी आसानी से इसके कानूनों को तोड़ सके। ठीक है, एक इस तरह से संविधान को संजोया गया है जहां पर रहना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। जो भारत की नागरिकता लेता है, भारत में आकर के रहता है और प्यार से अगर रहता है तो उसको रहने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक तरह से स्वर्ग में रह रहा है, इस तरह से भारत के नागरिक है। ठीक है, कोई परेशानी भारत को नागरिकों को भारत में रहने में नहीं होती, कोई ज्यादा कठोर कानून नहीं बने हुए हैं। ठीक है, और इतने ज्यादा इजी भी नहीं है कि कोई भी कानूनों को आसानी से तोड़ सके। ठीक है, कोई आपकी चोरी भी अगर कर लेगा तो आप जाकर के कंप्लेंट लिखा सकते हो और आपकी बात आसानी से सुन ली जाएगी। ठीक है, इस तरह से संविधान को बनाया गया है। ठीक है, और ऐसा ही नहीं है कि दरोगा जी नहीं सुन रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते आप, उसका भी तोड़ संविधान ने आपको दिया है। ठीक है, संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपकी हर एक सवाल का मुकम्मल जवाब है संविधान।
भारत का संविधान आपके हर एक सवाल का मुकम्मल जवाब है, ये हम कह रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं। हम बार बार कहते हैं कि बार बार एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि हम भारत के लोग, भारत को केवल 2 बार भारत शब्द आया है, इसके अलावा कहीं भी भारत शब्द आया ही नहीं है। पूरी प्रस्तावना में आप देख सकते हैं कहीं भी भारत शब्द नहीं आया है। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होगा कि अपनी नीतियों में खुद संपन्न है, किसी से हमें राय लेने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा देश हमारे कानूनों में आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा कि किस तरह के कानून है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कानून गलत बना रखे हैं या सही बना रखे हैं, कैसा भी, ठीक है। हमने अपने हिसाब से कानून बिल्कुल बढ़िया बना रखे हैं, ठीक है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है और कहाँ गलत है, एक भी जो कानून गलत नहीं है, ठीक है। सारे कानून, मूल संविधान जितना भी उन योद्धाओं द्वारा लिखा गया, कहीं भी कोई कमी नहीं है। इतना अच्छे से, इतना बढ़िया तरीके से संविधान लिख करके गए हैं वो, ठीक है, कि किसी को कोई परेशानी इस देश में हो नहीं सकती, ठीक है। तो तभी तो कहा गया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अपनी नीतियों में खुद संपन्न है, किसी दूसरे से हमें बदल लेने पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि समाजवादी, समाजवादी का मतलब होगा कि पूरे समाज का विकास, ये बाद में जोड़ा गया है सब। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि सब धर्मों का बराबर का आदर किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी धर्म से कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों को पूरी आजादी है, अपनी उपासना अपने तरीके से, अपनी उपासना, अपनी पूजा या अपनी इबादत कर सकते हैं, कोई परेशानी किसी को नहीं है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है कि जो देश का सबसे बड़ा पद होगा ना, वो भी पैतृक नहीं होगा। पैतृक का मतलब होता है कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनता भारत में, राजा वही बनता है जो हकदार होता है, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, उसका भी चुनाव होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट वे में जनता ही चुनती है। जनता चुन करके भेजती है विधायकों को, जनता चुन करके ही भेजती है एमपी को, यानी कि सांसद लोगों को, और वही लोग मिलकर के चुनते हैं किसको, राष्ट्रपति को। भाई संप्रभुता किसने दी, आपने दी, क्योंकि सांसदों को इस लायक किसने बनाया, जनता ने बनाया। तो इसका मतलब जो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं तो जनता ही, एक तरीके से जनता ही उसको चुन रही है, इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा, लोकतंत्रात्मक बता दिया कि भाई लोकतंत्र होगा, जो हकदार होगा उसका वही कुर्सी पर जाकर के बैठेगा और कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या, भाई एक तरह से गणतंत्र है, यहाँ पर संविधान लागू है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी का भी कहा हुआ कोई कानून चल रहा है, संविधान के हिसाब से यहाँ कानून चलता है, ठीक है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिक मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं, जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है, उन सभी लोगों को कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई। सामाजिक न्याय कैसा होगा, किस तरह का होता है सामाजिक न्याय, भाई समाज में आप रह रहे हो, ठीक है। जैसे कि गांव में सबसे ज्यादा झगड़े किस बात पर होते हैं कि भाई साहब हमारे खेत की साइड में ये ज्यादा उसको मेड़ को उलट रहा है, मेड़ को ज्यादा हमारी तरफ ढकेल रहा है, इसी बात पर लड़ाई होती है। एक बात समझ नहीं आती कि पूरी खेती को छोड़ करके, क्या गेहूं या कोई भी अनाज उस मेड़ की जड़ में ही सबसे ज्यादा होता है कि उसी को लोग जा करके खोदते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, उसी को लेकर के लड़ाई करते हैं। बात समझ नहीं आती, पता नहीं कौन सा सोना कौन सी चांदी वहां पर निकलती है, पता नहीं कौन से गेहूं चांदी के वहां पर निकल कर आते हैं, सोने के निकल करके आते हैं, ये बात समझ नहीं आती। लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे के सर फाड़ लेते हैं, लेकिन एक अंगल भी, ठीक है ना, एक इंच भर भी इधर से उधर मेड़ को नहीं होने देंगे, मर जाएंगे वहां जाकर के। एक दूसरे से लाठी चला लेंगे, पड़ोसी से लाठी चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, तो वो भी सामाजिक न्याय होता है, ठीक है। कि भाई अगर किसी का पैसा किसी ने दबा लिया है, किसी की संपत्ति किसी ने दबा ली है, तो आपको न्याय मिलेगा। आर्थिक की बात होगी कि भाई किसी की संपत्ति, किसी का पैसा आपका दबा लिया गया है, तो वो भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है कि भाई आप राजनीति में जाना चाहते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन आपको योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा न्याय की बात हमने की, भाई वोट आपको ज्यादा मिले, दूसरा जीत रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी आपके साथ अन्याय है, तो न्याय आपको मिलेगा। अगर वोट आपको ज्यादा है तो आपको ही जीत मिलेगी, ठीक है। कई बार चुनाव के समय में जो लड़ाइयाँ होती हैं, कब होती हैं, जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ठीक है। बहुत महारथी आकर के ग्राम प्रधान में अपने
चुनाव, ग्राम प्रधान के चुनाव में अपने हाथ आजमाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब जॉब ना लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में, ठीक है। और कोई महिला खड़ी होती है चुनाव में तो उसके लिए बोलते हैं कि अब आग लगेगी पानी में, भाभी जी आ गई प्रधानी में, इस तरह से बोल देते हैं लोग, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या लिख रहा है कि राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय हो गया। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति। विचार का मतलब है कि आपके खुद के अपने कुछ विचार हैं, किसी को व्यक्त कर सकते हो, बोल सकते हो कि भाई मेरा ये विचार है, ऐसा हमें कर लेना चाहिए। तो आपको फुल आजादी है, पूरी आजादी है अपने विचार, ठीक है, जो अपने थॉट है आप अपनी सोच किसी के सामने रख सकते हो, क्या पता दूसरे को अच्छी लगे और आपकी बात वो मान ले। उसके बाद है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी की बात सुनना, किसी से अपनी कोई भी बात कहना, ठीक है। आपको पूरी आजादी है, कहीं भी जाकर के आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। अब किसी को कुछ भी अपनी बात कह सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को जाके गाली देने लग जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, बहुत मारेगा। या अभिव्यक्ति की आजादी कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के बेडरूम में नहीं घुस सकते, बहुत मारेगा आपको, ठीक है। अब किसी के बेडरूम में घुस के थुलाई ना बोलोगे, क्या कर रहे हो भाई, किसी के बेडरूम में मत घुस जाना। कभी बोलोगे हाँ सर ने बोला था अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है, लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में भी और सीधा प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, 2 जगह लिखा हुआ है, नहीं मारेगा बहुत। उसके बाद धर्म, भाई धर्म की पूरी स्वतंत्रता है, अपने धर्म को अपने तरीके से आप मान सकते हो। भारत में कभी ऐसा किसी को नहीं रोका जाता कि आप अपने धर्म, इस धर्म को क्यों मान रहे हो, इस धर्म को क्यों नहीं मान रहे, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। सभी धर्मों का बराबर का सम्मान दिया जाता है, कहाँ, हमारे देश में। उसके बाद उपासना। उपासना यानी कि पूजा, धर्म और उपासना। पूजा, भाई पूजा अर्चना कर रहे हो, अपने तरीके से पूजा कर सकते हो। जैसे कि हिंदू लोग पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदू लोग व्रत रखते हैं, मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं, किसी को कोई रोकथाम नहीं है, सब अपने तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा भारत है, यहाँ पर होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद की स्वतंत्रता, धर्म, इस सभी की स्वतंत्रता है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि नौकरी, आपको नौकरी की तैयारी करने के लिए सबको समानता है भाई। नौकरी अगर निकल रही है तो सभी को मिलेगी बराबर, ठीक है। वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, चाहे इस जाति का हो चाहे उस जाति का, चाहे इस धर्म का चाहे उस धर्म का, किसी भी धर्म का हो, भारत में सबको क्या मिलता है, नौकरी मिलती है। थोड़ा सा अपवाद माना जाता है इसमें, क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण को। लेकिन ये आरक्षण देखो, जिनको मिल रहा है वो कहते हैं कि सही है, जिनको नहीं मिल रहा है वो कहते हैं गलत है, ठीक है। अब देखो हमारा मानना यह है कि भाई जब जिन लोगों को दबाया जा रहा है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा दबाते चले आए हैं उन लोगों को आरक्षण मिलना भी चाहिए। अब देखिए उसके बाद बात आती है कि इसकी अवसर की समानता, समता या समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। ये शब्द क्यों लिखा, ठीक है, जब ये लिख दिया, कहाँ गया भाई आपका अभिव्यक्ति, ये लिख रहा है, जब ये लिख दिया तो ये क्यों लिखा। देखो बोला गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब हम बार बार कह रहे हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी गाली देते रहोगे कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम तो कुछ भी बोलेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं भी घूम सकते हो कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी जाके बेडरूम में घुस के जाकर पूछ रहे हो क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कहा गया व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखना है आपको, वरना भाई आप किसी को गाली दोगे तो वो आपसे ज्यादा गाली देगा और मारेगा पकड़ के, सामूहिक तरीके से पिटाई होगी, ठीक है। और इतनी ज्यादा ना पिटाई होगी, जो खुद भी गालियां देता होगा वो भी आकर के आपको मारेगा, ठीक है ना। आप देखते होगे ना कभी कोई भी लड़की कहीं शहर में कह देती कि मुझे छेड़ रहा है, तो जो 1 नंबर का लफंगा हो जाता है, होता है ना, वो भी वहां पर आकर के शरीफ बन जाता है, वो भी आपको पीटता है, ठीक है। तो भाई बड़े तरीके से चलना चाहिए बाहर रह करके। तो अभिव्यक्ति की गरिमा इसलिए कहा गया कि भाई आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो दूसरे बंदे को भी अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए गरिमा बनाए रखना, किसी को गाली वगैरह नहीं देना, ठीक है। संस्कृति के हिसाब से चलना, भारत की संस्कृति खराब मत करना। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, उसका ध्यान रखना है आपको, उसको तार तार नहीं करना है। उसके बाद और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तो जरूर बनाए रखना भाई, राष्ट्र के खंड नहीं कर, राष्ट्र मतलब देश हमारा, ठीक है, और देश की एकता को बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर किसी को लड़ा दिया, जाति के नाम पर किसी को दूर कर दिया कि तू छोटी जाति का दूर रह, ये तू दूसरे धर्म का दूर रह, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एकता बनाए रखनी है, बोला गया इसमें धर्म की एकता और अखंडता, ठीक है। एक रहना है बिल्कुल, सभी को मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ठीक है। ऐसा कई जगह लिखा भी होता है और मानते भी हैं हम लोग, हम सभी लोग मानते भी हैं, ये देश ये भारत है, ठीक है, सब मानते हैं। उसके बाद अखंडता यानी कि देश के टुकड़े
बिल्कुल नहीं करने हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि देश के टुकड़े हो जाएं, ठीक है, ये देश का खंड खंड हो जाए, देश के टुकड़े हो जाएं। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इन सबको सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इसमें बंधुता का मतलब भाईचारा इस तरह का नागरिकों में करना है कि ना तो वो किसी को गाली दे पाए, ठीक है, इस तरीके से हमें कानून बना के जाने हैं कि किसी को भी एकदम गरिया ना सके, ठीक है, किसी की प्राइवेसी को ठेस ना पहुंचाए। उसके बाद राष्ट्र की एकता को भी बनाए रखें, अखंडता को भी बनाए रखें। ऐसी सुनिश्चितता मतलब सुनिश्चित करने वाली ऐसी बंधुता बढ़ानी है, उसमें भाईचारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सब भाई भाई मिलकर के रहें। उसके बाद दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, हमने कहा था जब संविधान सभा पढ़ा रहे थे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था, लागू तो नहीं किया, लागू तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, ठीक है, जिस पर 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इसी में क्या कहा गया था कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, आपको पता है जो विक्रमी संवत होती है वो 57 साल आगे चलती है। क्यों? क्योंकि जो विक्रमी कैलेंडर था, ठीक है, विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर चलाया था, ठीक है, जो विक्रमी कैलेंडर था वो 57 ईसा पूर्व में, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, 57 ईसा पूर्व में ही शुरू हो गया था। अब जो चीज 57 ईसा पूर्व में शुरू हुई तो वहीं से सन 1 शुरू हो गई थी उसकी, तो लेकिन जो कैलेंडर था बीसी वाला, ये तो पीछे की तरफ चलता है, पीछे की तरफ चलता हुआ पहले 1 पर आया होगा, उसके बाद इसके यहाँ पर चला होगा, तो भाई इतने 1 पर आया होगा, ये 57 पर पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था? 57 पर पहुंच गया था। और यही कारण है कि सप्तमी, ये जो विक्रमी संवत है 57 साल आगे चलती है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, यहां तक बात समझ आती है आप लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है कि एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब इसको एक तरह से कानून बना देते हैं, सभी लोग इसको मानेंगे। आत्मर्पित यानी कि हम खुद को अर्पित करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं। खुद को मतलब भाई भारत के लोग हैं, यहां लिख दिया था पहले ही कि हम भारत के लोग, तो भाई आत्मर्पित करेंगे, अपने आप को ही अर्पित करेंगे, हम ही लोग इसको मानेंगे, ठीक है, अधिनियमित करते हैं। अब देखिए इसमें बात आ जाती है कि कौन से शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको समाजवादी, यहां पर लिख रहा है पंथ निरपेक्ष और एक लिख रहा है अखंडता, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो कि मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें इसमें जोड़ा गया था। कहा गया था कि भाई समाजवादी भी इसमें जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में पूरे समाज का विकास होना है, किसी एक समाज का नहीं। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब कि भारत में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, ऐसा नहीं कि भाई किसी एक धर्म को हम लोग मान लें। उसके बाद बात आ जाती है अखंडता, भी जोड़ा गया था कि भारत के खंड यानी कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए, भारत एक है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, और भारत में फेडरेशन नहीं यूनियन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भारत के टुकड़े कभी हम करेंगे ही नहीं। ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उससे पहले ये नहीं थे, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए आपकी प्रस्तावना हो चुकी है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी में पढ़ लेंगे आपकी अनुसूचियां जो आपके जीडी में क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो कई बार आकर के कह रहे हैं कि सर आपने जो अनुसूचियां पढ़ाई थी उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आपके हम बता रहे हैं। और वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं आपके अनुसूची से, प्रस्तावना से, संविधान सभा से, और साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटीज और आपके डीपीएसपी, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। या किसको शपथ कौन दिलाता है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम से, ठीक है। तो आपको ये चीजें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना, इधर उधर के चक्कर में ना पढ़ करके आपको केवल पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।